उसी फ्लाइट से उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया 4 सूटकेस में। वो सूटकेस हमने खरीद के दिया था। उस सूटकेस में उन्होंने अपना सामान पैक किया और मेरे बेटे के जहाँ जहाँ सामान पड़े थे, जिन जिन सूटकेसों में जहाँ था, वो उन्होंने एक झोले में रख के गया रख गई, जिसमें कि एक टाई, उनका ट्रैक सूट, उनके जो जो चीज़ें थी, मतलब आप ये कहें कि बेल्ट और जूता भी उन्होंने उसमें डाला। ये बड़ा हृदय विदारक हमारे लिए था। और अंशुमन का जो सामान आया था 26 पंजाब मद्रास रेजिमेंट से, वो 3 अगस्त को ही हमारे घर लखनऊ में था। वो यहीं पे थी जब 4 को जा रही थी। उन्होंने एक बार देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पति का है, कुछ इसमें फ़ोटो होंगे, कुछ होंगे। जब 26 पंजाब रेजिमेंट का सामान आया, वो भी उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा और मैंने अपने घर मंगाया और प्रेसिडेंट हाउस में हम लोगों से बात नहीं की। पत्नी का किसी व्यक्ति को बहादुर बनाने के सोपान में कोई योगदान नहीं होता। उन्होंने ये जब पूछा फ़ोन करके गोरखपुर में कि वो पैसे का क्या है, तब मेरा कलेजा फटा। जिसको मैं मांगने नहीं गया, मैं पूछने नहीं गया और जिनका 1 पैसा खर्च नहीं, वो मेरे बेटे की कफन का सौदा कर रहे हैं। तो राहुल, जब ये रो रही थी तो राहुल गांधी जी ने ढाढ़स बढ़ाया और ढाढ़स बढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करेंगे, आप धैर्य रखिए। तो वो मुझे बड़े ही सुलझे और उन्होंने बातों बातों में ये भी जिक्र किया कि मैं भी शहादत का दंश जानता हूँ, मैंने भी अपने पिता को और दादी को खोया है। तो यह पूरा राष्ट्र, सेना और हम आपके साथ खड़े हैं। ये अब संभावना ही नहीं बची है कि कोई हमारे पुत्र के साथ उनकी शादी हो, तो ये बहुत छोटी बात है। देश के शहीदों को ये देश हमेशा सम्मान से याद करता है, जिन्होंने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हम हमेशा सम्मान की भावनाओं के साथ उनको याद करते हैं। ऐसे ही एक शहीद देश में, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह, आज जिनके बारे में पूरे देश में बातचीत हो रही है, हर कोई उनको सम्मान की नज़रों से, सम्मान की भावनाओं से याद कर रहा है। मेरे साथ आप फ्रेम में जिनको देख रहे हैं, उनका नाम रवि प्रताप सिंह है और वो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिताजी हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, अंशुमान सिंह के भी बारे में और भी जो तमाम अंशुमान सिंह को लेकर और परिवार को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं और जो भी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। धन्यवाद। एक मुद्दा है आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ, आपके बेटे से जुड़ा हुआ और आपकी बहू से जुड़ा हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान हुआ, उसके बाद से लेकर आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसके बीच में एक विवाद खबरों की शक्ल में सामने आया कि आपका और आपकी पत्नी, आप और आपकी बहू के बीच में कुछ मतभेद हो गए हैं। अगर आप उस पर बातचीत करना चाहें, कुछ बताना चाहें, क्या वो मतभेद हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और आज की तारीख में क्या स्थिति है? देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि मतभेद प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये हमें नहीं जान पाए हम आज तक। अंशुमन की शादी के बाद 10 फरवरी के बाद बड़े धूमधाम से हमने शादी किया और उनके माता पिता भी आदरणीय हैं, बड़े शौक़ से, और उन्होंने बारात का सम्मान किया और हम शादी करके आए। हमारी बहू आई, हमारी बेटी ITS डेंटल कॉलेज नोएडा में है, तो वहाँ हमने उसको आप कह सकते हैं कि जो हॉस्टल है उससे निकाल करके और एक फ्लैट लिया, तो कि उसमें मेरी बहू भी रहेंगी, ICIC लोम्बार्ड में थी, और अंशुमन भी और उनकी माता को भी मैंने भेजा। तो बड़ा अच्छा चल रहा था। और जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन भी पहली सूचना मेरी बहू के पास आया। बहू ने ही मुझे सूचित किया कि अप्पा ऐसे हो गया है। तो मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया और 11 बजे करीब ऐसा महसूस हुआ कि लोगों ने बताया कि वो ख़त्म हो गए। तब मैंने बहू को कहा कि तुम लोग पकड़ो वहाँ से अपने कैब को और आओ। तो मेरी बेटी और बहू आई। फिर उसी दिन उनके माता पिता भी लखनऊ आए और हम लोग यहाँ से गोरखपुर गए। रात को 2 बजे करीब हम गोरखपुर गए और एक गाड़ी स्कॉर्पियो से, उसमें स्मृति के माता पिता, स्मृति और मेरी वाइफ और मेरी बेटी गई दूसरी गाड़ी में, और बाकी हमारे परिवार के और जो तमाम लोग थे वो गए यहाँ से हम लोग। तो पूरी शिद्दत के साथ जितनी हमारी रस्म व रिवाज थी, वो सारी रस्म व रिवाज को स्मृति ने निभाया। उनकी माता भी वो 13 दिन साथ रहीं। 20 तारीख को इसी क्रम में उनके पिताजी ने एक बात छेड़ी थी कि अभी तो केवल 26 साल उम्र है। तो हमने, चूँकि हम परिवारों में एक ऐसा था कि कुछ ऐसा करें या एक मतलब सर्वमान्य कुछ ऐसी बातें हो जिससे किसी की ज़िंदगी प्रभावित ना हो। तो हमने कहा कि देखिए, ये मेरी बहू भी है और मेरी बेटी भी है। मैं बड़े धूमधाम से अगर ये शादी करना चाहेगी, क्योंकि निर्णय तो उसका है, मैं 20 तारीख को उससे पूछ तो सकता नहीं था। और ये कह दूं कि मैं शादी करूंगा और वो कहे नहीं करूंगी, या मैं कहूं कि नहीं शादी नहीं करूंगा वो कहे करूंगी, तो मैं क्या कह सकता था। तो मैंने कहा यदि वो शादी करना चाहेगी
तो मैं बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की तरह से यहाँ से विदा करूँगा और हम दोनों परिवारों का सहयोग रहेगा। दूसरा, अगर वो ये कहते, क्योंकि निर्णय अभी अंधकार में था, उसका बात तो हो नहीं सकती थी, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बात छेड़ी थी, मैं तो कर भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा अगर वो शादी करना चाहती है तो पहला ऑप्शन ये होगा, मैं अखंड वैधव्य वो झेले, इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो ये चाहती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, जो कि मैं नहीं चाहूँगा, तो हम उस कंडीशन में हमारे पुत्र से जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होगी पहला उसकी हम गोद में देंगे और उसके पिता का नाम अंशुमान होगा और हमारी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें अंशुमान की जो हिस्सेदारी हो उसके नाम से पासान होगी और वो मेरे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेगी। तीसरी दशा, अगर वो ये कहती है कालांतर में कि जा करके कि नहीं मैं अब शादी इसी घर में रहूँगी और शादी का भी मन बनाती है, तो मेरा पुत्र भी है 2 ही साल छोटा है, मैं उससे भी शादी करने के लिए विचार कर सकता हूँ या मैं लगभग तैयार हूँ, ये शब्द कहा था। इसको मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि मैं अपने पुत्र से शादी करना चाहता था, ये सर्वथा गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और आज बता दूं कि आज के परिवेश में जब मैं उस समय अपनी बहू का जो व्यक्तित्व देखा उसको देख के कहा था, लेकिन आज मैं अपने बेटे की शादी मैं अपने बहू से कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि बातें इतनी हो गई और जो व्यक्तित्व का ये निरूपण हुआ है, या मैं नहीं, कोई भी पिता नहीं करना चाहेगा। तो मैं तो बिल्कुल किसी कीमत पे, ये अब संभावना ही नहीं बची है कि कोई हमारे पुत्र के साथ उनकी शादी हो, तो ये बहुत छोटी बात है। उसके बाद वो 13 के अगले दिन उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और हमें कुछ वहाँ धार्मिक अनुष्ठान है। तो वो आई लखनऊ, हमने भेजा उनको, लखनऊ आई, सुबह 4 तारीख को गई। तो नोएडा जब गई, जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे, मेरी बेटी और बहू, उसी फ्लैट से उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया 4 सूटकेस में। वो सूटकेस हमने खरीद के दिया था। उस सूटकेस में उन्होंने अपना सामान पैक किया और मेरे बेटे के जहाँ जहाँ सामान पड़े थे, जिन जिन सूटकेसों में जहाँ था, वो उन्होंने एक झोले में रख के गया, रख गई, जिसमें कि एक टाई, उनका ट्रैक सूट, उनके जो जो चीज़ें थी, मतलब आप ये कहें कि बेल्ट और जूता भी उन्होंने उसमें डाला। ये बड़ा हृदय विदारक हमारे लिए था घटना। हमने जब हम सुने 14 अगस्त को, 13 अगस्त को मेरी बेटी जब गई थी वहाँ, तो बताया कि डैडी ये देखिए ऐसे ऐसे भाभी अपना सारा सामान ले गई हैं और भैया का सामान इस झोले में यहाँ पड़ा है। उसने मुझे फ़ोटो भेजा, मेरे मोबाइल में आज भी फ़ोटो है। मैंने उनके एक आध दोस्तों को भेजा कि बहुत ज़रा समझाओ कि गलत बात है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहा। एक सिम था मेरे बेटे का, जिस सिम पे सारे लोग का पोस्ट पेड हुआ था, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी पत्नी और इंक्लूडिंग अंशुमान, 5 उसमें थे। जो फैमिली पैक था, एयरटेल का था, पोस्ट पेड था, उसको पहले उन्होंने डाटा रिस्ट्रिक्ट किया सबका और सारे लोगों को उसमें से एलिमिनेट कर दिया और वो सिम सबके प्रीपेड हो गए। हमने जब एयरटेल में पता किया तो पता चला कि इस बेसिक इसका जो बेसिक सिम है उससे फ़ोन करके और ऐसा किया गया। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम बातचीत करते रहे, हम उनके फादर को फ़ोन करते रहे, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने मैसेज किया था 10 सितंबर को कि बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन ख़राब है, हम बात नहीं कर सकते। मैसेज पे मेरे पास पड़ा हुआ है, डेट बता रहा हूँ मैं, उनके भी मोबाइल में होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा सिम ख़राब हो गया, फ़ोन ख़राब है। मैंने कहा कोई सिम आपके पास नहीं जिससे हम बात कर पाएँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोला उन्होंने कि ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं बोला ठीक है, बोला लेकिन मैं देखता हूँ, बाद में आपसे कॉल करूँगा। फिर 7 अक्टूबर को मैंने उनसे कहा कि स्मृति कैसी है, आप कैसे हैं, मॉम कैसी हैं, तबीयत कैसी है, स्टेबल हुई कि नहीं हुई। अगर स्मृति की तबीयत ठीक हो तो हम आते हैं, या माम को भेजता हूँ। बात ही तो मेरी बहू थी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम सारे रिलेटिव्स को मना कर दिए हैं कि वो पास्ट लाइफ को का जिक्र ना करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है और हम पास्ट लाइफ को भूलना चाहते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन है, मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप ये ना पूछें कि मैंने आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट आस्क अबाउट हर स्टे, वेयर, व्हाट एंड हाउ। ये उनका स्पेसिफिक सेंटेंस था। और वो मैच्योर है, इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन लेने के लिए, और हमें उसके करियर के बारे में और उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। मैंने रिप्लाई दिया कि देखिए हम एक समाज के प्राणी हैं, और जब हमसे कोई पूछता है कि आपकी बहू कहाँ है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और निश्चित रूप से वो एक मैच्योर है, लेकिन यह भी सत्य है कि वो मेरी बहू है और उसका हर निर्णय हमारे सराखों पे। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस परिवार का हूँ और मेरी बहू है, तो उसके करियर को, उसकी सोच के, उसके भविष्य के बारे में है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है। और अब मैं ये कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि आप उसे एक ऐसा स्वतंत्र परिवेश दें कि जहाँ अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाए।
और मैं वो पिता हूं जो सब कुछ खो दिया, बेटा, बहू और इज्जत। और सोचें कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप क्या सोचते। देव की कृपा हम दोनों परिवारों पे बनी रहे, ये हमने कहा। उसके बाद हमने कहा कि देखिए, आपके लिए वो भूत हो सकते हैं, हमारे लिए वर्तमान और भविष्य वही हैं और मेरे जीवन के आधार हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्राणों में वास करें। आप परवरदिगार से इबादत करिए। आपके लिए वो भूत हो सकते हैं, तो आपके विचार स्वयं की नज़र में अच्छे हैं, समाज की नहीं, और आपके विचार आदरणीय आपके लिए हैं, बट मेरे लिए अनुकरणीय नहीं है, और आपके विचार व्यवहार की नज़र में नहीं है। ये मैंने उनसे जो स्टेटमेंट, ये 7 अक्टूबर के हमारे कन्वर्सेशन है, जो उनके भी मोबाइल में है, मेरे भी मोबाइल में। इसके बाद भी फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद नवंबर में भी मैंने उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया कि कैसे हैं, फैमिली कैसी है। 1 जनवरी को जब मैंने उनको व्हाट्सएप किया तो 1 जनवरी को उनका रिप्लाई आया कि हम ठीक हैं। फिर 26 जनवरी को हमने व्हाट्सएप किया उनको कि कीर्ति चक्रा मिला है। कीर्ति चक्रा मिलने की जब मैंने बात कही तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत बातें हुई, और मैंने कहा कि 6 महीने बाद जो 1 फरवरी को पूजन है, इस पूजन में आप स्मृति का होना ज़रूरी है, एक आहुति आप डाल दीजिएगा। तो स्मृति ने भी कहा था, जब मेरी वाइफ ने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने 31 जनवरी को सब कुछ बंद कर दिया और बातचीत करना बंद कर दिया। मेरे घर में वो पूजन हुई, एक जो मेरे फ़ोटो मैंने उन दोनों व्यक्तियों को शेयर किया, उस अपनी बहू को भी और उनके पिता को भी उसी दिन, और उस फोटो में, उस पूजन में, उस हवन में वो एक आहुति डालने नहीं आई। तब मुझे दुख हुआ, और उसके बाद मैं उनसे बोला कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं आने की बात कहा तब उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है आपसे मुलाकात होना, हमारे भाई की मदर इन लॉ एक्सपायर हुई हैं, हम उनके लिए गया और हरिद्वार जा रहे हैं। तब मैंने कहा मैसेज में कि आप उनके लिए तो गया और हरिद्वार जा सकते हैं, लेकिन अपने मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी बीवी को एक हवन में आहुति डालने के लिए भी नहीं भेज पाए। मैं जब वो बात फिर बंद कर दी कि नहीं मुलाकात नहीं हो सकती, मैं बोला मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करके आऊँगा। तो जब वो फ़ोन बंद कर दिए उठाना, मैसेज भी हमारा नंबर ब्लॉक किया, तो मैं पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया कि हमारे साथ ऐसा चला, और गुरदासपुर के एडिशनल डिप्टी कलेक्टर से बात किया कि ऐसे ऐसे हमारी बात है, आप मेरी कुछ मदद करें। उन्होंने फिर नंबर दिया, तो मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से बात किया पंजाब सरकार के। उसके बाद उन्होंने जब बात किया, क्योंकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तब इन्होंने कहा कि आप हमारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किए हैं और अब जो भी बात होगी वो सेक्रेटरी के प्रेजेंस में होगी। मैं बोला बिल्कुल, जिस भी सेक्रेटरी आप कहते हैं सीएम हाउस के या किसी उनकी ही प्रेजेंस में, या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसी जिसके कहेंगे उसी की होगी। उसके बाद मैं 7 तारीख को वहाँ गया, तो वो आए हमसे मिलने के लिए। मैंने ये कहा कि देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि किसी को बहादुर बनाने में उसका DNA, उसकी परवरिश, उसके मित्र, उसके गुरु और उसके चतुर्दिक वातावरण, यही जो प्रभावी तत्व हैं वो मूल रूप से कारक होते हैं किसी व्यक्तित्व के निरूपण और निर्धारण में। पत्नी का किसी व्यक्ति को बहादुर बनाने के सोपान में कोई योगदान नहीं होता। पत्नी प्रेम तो लुटा सकती है अपने मंजूषा से, लेकिन बहादुर के सोपान में वो अगर कालांतर में रही तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतने समय में बहादुर का जो गुण है वो ओतप्रोत या भर दे, ऐसा सामान्यता नहीं है। तो मैंने कहा कि ये जो पुरस्कार है कीर्ति चक्र का, ये माता जी को लेने दें, और जो भी उसका मॉनिटरी असिस्टेंस है आप ले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उनका ये जवाब था, और स्मृति भी बैठी थी कि नहीं, जो मुझे सरकार दे रहे मुझे उससे कोई समझौता नहीं, जो मुझे सरकार देगी वो मैं लूँगा। मैंने कहा कि अगर सरकार, आप अधिकार की बात करते हैं, तो उन माँ बाप का क्या अधिकार जो 9 महीने एक माँ अपने पेट में पालती है, और पत्नी तो 5 महीने 10 दिन की थी, तो आप इसके बारे में आप क्या करें। उन्होंने कहा कि आप अपनी बात सरकार से कहें, मैं तो जो मुझे सरकार दे रहे हो मैं लूँगा। फिर हमारी ये बातें हुई, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो हम कोर्ट जाएंगे। बोला आप कोर्ट जाइए, लेकिन मैं कोर्ट नहीं गया। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारा नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। हम यहाँ आए, मुझे इन बीच में कुछ और जो उनकी घटनाएं हुई, जैसे कि जब यहाँ वो जा रहे थे हमारे साथ, जिस स्कॉर्पियो में बैठ करके, मेल पर्सन वही थे, यहाँ से गोरखपुर तक वो गए, एक टोल का पैसा भी हमने उनका नहीं लगने दिया। वो हमने व्यवस्था दिया, हमारी गाड़ी आगे निकली या पीछे निकली, ड्राइवर दिया। लेकिन मेरे बेटे की जो उस पूरे क्रिया में जो भी खर्च हुए, वो मैं 1 पैसा, मैं अभी कह रहा हूँ 1 पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। जबकि 21 तारीख को ही उत्तर प्रदेश सरकार का 35 लाख रुपया और 15 लाख रुपया हमें मिल चुका था, और वो जितने पैसे मुझे अंशुमन के नाम से मिले वो सारे मैंने फिक्स, 1 रुपया भी हमने नहीं छुआ है, रिकॉर्ड पे। मतलब 1 रुपया हमने अंशुमान का छुआ नहीं है, जो भी मिला है हमने उसको फिक्स कर दिया। तो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार का मिला था वो भी हमने नहीं छुआ, उनको जो मिला उन्होंने भी नहीं छुआ। लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं करने के बाद, एक सेना की परंपरा है कि स्टेशन हेडक्वार्टर से, नज़दीकी स्टेशन हेडक्वार्टर से फ्यूनरल राइट्स के लिए 10,000 रुपया मिलते हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कफन खरीदने के लिए। उन्होंने ये जब पूछा फ़ोन करके गोरखपुर में कि वो पैसे
का क्या है, तब मेरा कलेजा फटा। जिसको मैं मांगने नहीं गया, मैं पूछने नहीं गया, और जिनका एक पैसा खर्च नहीं, वो मेरे बेटे की कफन का सौदा कर रहे हैं कि वो पैसा क्या हुआ, तब मेरा कलेजा फटा। वीर नारी में वो फ़ोन करती रहीं कि हमें वो नौकरी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिया है, वो सोचती थी कि पीसीएस की नौकरी मिलेगी, मुझे वो नौकरी चाहिए, मुझे ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो समूह ग की नौकरी मिलती है, मतलब जो शी में कलर कह सकते हैं आप, जो कि उसके नियमावली में है। तब उन्होंने उसका कंसेंट दिया और बोला कि नहीं, ये नौकरी मैं नहीं करूँगी। तो वो रोज़ फ़ोन करती थी। 10 दिन के बाद वो पढ़ाने चली गई। और अंशुमन का जो सामान आया था 26 पंजाब मद्रास रेजिमेंट से, वो 3 अगस्त को ही हमारे घर लखनऊ में था। वो यहीं पे थी जब 4 को जा रही थी। उन्होंने एक बार देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पति का है, कुछ इसमें फ़ोटो होंगे, कुछ होंगे। जब 26 पंजाब रेजिमेंट का सामान आया, वो भी उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा। और मैंने अपने घर मंगाया और प्रेसिडेंट हाउस में हम लोगों से बात नहीं की। और मैंने ये कहा कि कीर्ति चक्र को आप उस बहादुर के सीने पे, यहीं पे एक बस्ट बन लग रही है, उसके लगाने के लिए दीजिए, हम सम्मान वापस कर देंगे। और वो जब तक मैं माननीय रक्षा मंत्री से मिल के आ रहा हूँ, तब तक वो चेकआउट करके चली गई, कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरा ये कलेजा बेदरीन हुआ। और जो ये राहुल गांधी से आने के बाद, मिल के आने के बाद, जब ये बातें पब्लिक डोमेन में आई, निकला कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा है, तब ये बातें सब चल रही। जब अंशुमान सिंह शहीद हुए, उसके बाद आपकी और आपकी पत्नी यानी अंशुमान सिंह की मां, आप लोगों की मुलाकात कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी से आप लोगों की बातचीत हुई और उनसे मुलाकात करके आप बाहर आए। क्या कुछ बातचीत राहुल गांधी के साथ आपकी हुई? किस तरह से उन्होंने आप लोगों को सांत्वना दी? देखिए, राहुल गांधी से जो बातचीत का तारतम्य था, वो प्रेसिडेंट हाउस में जब अलंकरण समारोह हो रहा था तो वो भी वहाँ मौजूद थे। और जब चाय पार्टी के बाद फ़ोटो जब हुआ अवार्डीज़ का प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद जब वो जाने लगे, तो जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि अंशुमान का अपनी माता के साथ बहुत अनन्य प्रेम था। और उस प्रेम का परिणाम है कि उनकी 18 किलो से लेकर 20 किलो तक वज़न कम हो गई है। और वो दवा खाती हैं, आप कह सकते हैं कि मानसिक विक्षिप्तता की, आप ये कहते हैं कि मतलब नींद की, ये बेहतर होगा कहना। रात को 12 बजे तक उठ जाती हैं, ये उठ जाती हैं। मतलब हमारा जो परिवार है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे ये दंश झेल रहा है कि वो रात को 12 बजे उठ करके रोने लगते हैं। और अभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो न जाने कौन सी घड़ी थी कि ये एक उनका बाउंडेशन माता और पुत्र का इतना हो गया, जिसको हम देख रहे हैं। कल भी वो गई थी दवा कराने, परसों। तो राहुल, जब ये रो रही थी तो राहुल गांधी जी ने ढाढ़स बढ़ाया, और ढाढ़स बढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करेंगे, आप धैर्य रखिए। तो वो नंबर ले गए थे राहुल गांधी जी। फिर उनके ऑफिस से फ़ोन आया था कि दिल्ली आप आ सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम तो लखनऊ आ गए। तो वहाँ से बताया गया कि नहीं, राहुल गांधी जी रायबरेली में इतने तारीख को हैं, आप मिलना चाहें तो ज़रूर आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे हम जब गए राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, तो बातचीत बड़े ही पारिवारिक और बड़े ही मार्मिक, आप यूँ कहें कि बड़े ही खुशनुमे माहौल में हुआ। उनका बिल्कुल किसी प्रकार का राजनीति करने का इरादा या मनसा नहीं था। उन्होंने जाने के बाद हमसे वो सारी चीज़ें पूछी, जैसे कि आपका पुत्र कितने दिनों में शहीद हुआ, कब कमीशन लिया, कितने बच्चे हैं, क्या कैसे है। जब उसमें बात आई कि 3.5 साल के ही सर्विस में वो शहीद हो गए थे, क्योंकि वो कमीशन लिए थे 19 मार्च 2020 को, शहीद हो गए थे 19 जुलाई 2023 को। तो 3.5 साल में जब वो लगभग 3.5 साल में शहीद हो गए, तो सहसा उन्होंने बोला कि अग्निवीर भी तो 4 ही साल का है, तो क्या ये बताएं कि आपको सब कुछ मिलेगा? हमने बोला नहीं, बिल्कुल हमको सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, सारी सरकारों का सहयोग है और हमें सब कुछ मिला जो कि मिलना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, 2 बार मिला। तो ऐसे लगा नहीं कि मैं किसी इतने बड़े प्रदेश के मुखिया के पास आया हूँ। उनकी आंखें भी नम हो गईं और वो हमेशा कहते रहे कि ये पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। इसी प्रकार मैं 2 बार राजनाथ सिंह जैसे भी मिला, तो उन्होंने ऐसा लगा मुझे कि वो मैं किसी भाई से मिल रहा हूँ बड़े। और भोजपुरी में भी बात है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आपके बेटे की शहादत को सेना और हम सब एक साथ खड़े हैं। यही बात राहुल गांधी जी ने व्यापक हृदय दिखाते हुए, जब ये 3.5 साल की बात आई तो कहा कि मिला। हमने बोला सब कुछ मिला। तो उन्होंने बोला कि देखिए, शायद अगर वो अग्निवीर होते, जबकि अफसर तो अग्निवीर होते नहीं हैं, शायद अगर वो अग्निवीर होते तो उनको ये जो पेंशन और जो आप कह रहे हैं वो नहीं मिलती। और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, देखता हूँ मैं क्या करूँगा। तो ये बातें उनसे हुई थी। और जो मैंने उनको देखा, उनके व्यक्तित्व को परखा, जितना मेरी थोड़ी सी समझदारी है, तो वो मुझे बड़े ही सुलझे। और उन्होंने बातों बातों में ये भी जिक्र किया कि मैं भी शहादत का दंश जानता हूँ, मैंने भी अपने पिता को और दादी को खोया है, तो यह पूरा राष्ट्र, सेना और हम आपके साथ खड़े हैं।
उनकी व्यापकता का अंदाज़ा मैं इसी से लगाया कि वो कदाचित वहाँ आभास नहीं हुआ कि वो विपक्ष के नेता हैं या किसी प्रकार की राजनीति से ओतप्रोत होकर कोई बात कर रहे हैं। वो उनकी आंखें भी नम थी और वो यही कहे कि देखिए आपके बेटे ने जो शहादत दिया है वो सदैव देश याद रखेगा और ये ऋण रहेगा देश के ऊपर, और हम सेना और सरकार ये सब आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आपने जो राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया, अग्निवीर का भी जिक्र राहुल गांधी और आपकी चर्चा के बीच में आया। अग्निवीर पर इस देश में एक बहस चल रही है, विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी, क्योंकि आप खुद एक फौजी रहे हैं, आप एक फौजी के पिता भी हैं। अग्निवीर पर आपकी निजी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप एक फौजी रहे हैं, आप सेना को समझते हैं, सेना की परेशानियों को, वहाँ क्या क्या एक फौजी किन दिक्कतों को महसूस करता है। आपकी व्यक्तिगत राय अग्निवीर को लेकर क्या है? देखिए, अग्निवीर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में, और कोई भी मुद्दा अल्टीमेटली इस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हों या नागरिक हों, सबकी जो अंततः मंशा है वह देश की भलाई है। तो जब भी कोई योजना देश में लाई जाती है, कोई भी सरकार लाए, तो उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी हुई होगी, जो इससे कंसर्निंग विद्वान लोग रहे होंगे, उन्होंने अपनी राय दी होंगी, और सेना की परिस्थितियाँ, सेना की चुनौतियाँ, सेना की मारक क्षमता, सेना की तैयारी, सेना की ज़रूरत, इन सब पे विचार करने के बाद, और इंटरनेशनल डोमेन में भी इस पे डिस्कशन हुआ होगा कि और देशों में क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके आर्थिक पहलू भी क्या हैं, इन सब के विचार के उपरांत ही अग्निवीर आया होगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि सारी चीज़ों का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इसमें भी जो कुछ विवाद उठे और चल रहे हैं, तो जो विपक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं वो भी इस देश की सेना और इस देश के लिए ही बात कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है उसकी भी मंशा यह देश और यह देश की सेना है। लोग आएंगे जाएंगे, विपक्ष सत्ता में आएगा, सत्ता विपक्ष में जाएगा, यह तो क्रम चलता रहेगा, लेकिन यह देश रहेगा और यह सेना रहेगी। तो मेरा जो व्यक्तिगत राय इस पर यह है कि अग्निवीर से जो भी लोग जा रहे हैं, केवल अग्निवीर से तीनों सेनाओं में जा रहे हैं। सरकार में फाइटिंग फोर्स होती है, सपोर्टिंग फोर्स होती है और सर्विसेज होते हैं। फाइटिंग फोर्स में, इन्फेंट्री में तो आप जो है एक अपनी बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ी सी ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं। सर्विसेज में भी आप जो है वहाँ जाके थोड़ी सी काम करने के बाद काम कर सकते हैं। लेकिन जो सपोर्टिंग आर्म है, जिसमें सिग्नल है, इंजीनियर है और ईएमई है, तो इन कोरों में आपको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करने पड़ते हैं। और भी जो फाइटिंग आर्म में भी आप ये मान के चलें कि जहाँ आर्टिलरी है तो उसमें कुछ तोप्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट हैं, और उनको विदेशों में अफसर हैंडल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो जवान हैंडल करते हैं। तो इनको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि किसी किसी पर्टिकुलर ट्रेड में शुरू के अगर हम बेसिक ट्रेनिंग को इंक्लूड कर दें तो 2.5 साल तक है शुरू में। उसके बाद एक जवान वो सलाहियत पाता है कि उस इक्विपमेंट को जा करके हैंडल करता है ठीक से। तो अगर हम किसी अग्निवीर को, क्योंकि वो काम भी करेगा, उस यूनिट में भी जाएगा जो कि टेक्निकल है, तो वहाँ अगर वो टेक्निकल सेगमेंट में जाएगा तो उसके लिए ये ट्रेनिंग, कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम ट्रेनिंग 2.5 साल 2 साल की उसको दे रहे हैं तो फिर उसके काम करने का दायरा केवल 2 साल बचता है। तो हम उससे पा क्या रहे हैं, सिविलियन से सोल्जर बना करके, और इतनी एक्सपर्टीज़ लेने के बाद वो 2 ही साल में दे करके आएगा, तो उस एक्सपर्टीज़ का बाहर क्या है उससे आप आज देखिए कि पहले भी लोग, जब एक जवान 40 साल में आता है तो एक नरेशन देश में बना है, एक नरेटिव कि वो बाहर गार्ड में खड़ा हो जाएगा। वो जाके वहाँ सोफिस्टिकेटेड वेपन को, इक्विपमेंट को हैंडल किया है, उसने रडार को वहाँ चलाया है, उसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से कंसर्निंग जो इक्विपमेंट है उसको हैंडल किया है, उसने वहाँ मिसाइल्स और गनों को हैंडल किया है, और वो बाहर आएगा 4 साल में, फिर आप उसको कहेंगे कि जा करके आप किसी मतलब संस्था में या कहीं जाके गार्ड में खड़े हो जाए। तो जो हमने उसको ट्रेनिंग दिया उससे पाया क्या? तो रेसिप्रोकल सिस्टम में आप तभी उससे पा सकते हैं जब उसके टेन्योर को बढ़ा दें। तो जैसे अफसर में भी 7 साल 5-5 साल के सेगमेंट में लोग जाते हैं, डॉक्टर जो जाता है वो 7 साल के लिए जाता है, जो बाहर से जाते हैं वो 5 साल के लिए जाते हैं। तो अगर वो कम से कम 7 साल रहता है तो जो हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है उसका रिवर्ट भी हमें मिलेगा, और वो एक अच्छा पैसा भी लेके आएगा। और एक ट्रेंड सोल्जर जब आता है 4 साल में अगर आप लाते हैं तो उसको स्टेट की पुलिस में और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें एकोमोडेट कर देंगे, तो आपको बिना ट्रेनिंग का, इनमें ट्रेनिंग का खर्च बचेगा, और एक वेल ट्रेंड और
डिसिप्लिन सोल्जर मिलेगा, तो दोनों तरफ से हमारी विन विन सिचुएशन होगी। तो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से सिर्फ ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस पे वार्ता और इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने अपना बेटा खोया इस देश के लिए, इस देश के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हुए। जाहिर तौर पर वो दिन एक त्रासदी की तरह रहा है पूरे परिवार पर, आपके लिए आपके व्यक्तिगत क्षति है, आपने अपना बेटा खोया है। हम अपने इस शो के ज़रिए भी अंशुमान सिंह को याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। हम आपसे सिर्फ शुरुआत में सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, एक सवाल है कि अंशुमान सिंह जो आपके बेटे थे, शहीद अंशुमान सिंह, उनकी वो कौन सी सबसे अच्छी बात है जिसको याद करके आप आज भी उनको याद करते हैं और आपकी पलकें भीग जाती हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक बाप को अपने बेटे की बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसमें से अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढूं कि क्या सबसे अच्छी लगी, तो मेरे लिए कहना थोड़ा सा मतलब ये यूं कहें कि दुष्प्राप्य वस्तु के प्रति अटूट चेष्टा होगी। लेकिन आज भी मेरी पलकें इस बात पे भीग जाती हैं कि 2015 में वो IIT क्वालिफाई किए थे और उनकी रैंकिंग थी 18,725। अच्छा। मेरी जहाँ तक जानकारी है, कोई IIT क्वालिफाई किया व्यक्ति सेना में बहुत कम लोग गए हैं जिनकी परसेंटेज 1 से भी कम होगी, और वो IIT क्वालिफाई किए थे। मेरे पास ऑप्शन था कि वो IIT में जाएं, बड़ा पैकेज लें, कहीं और जाएं, बहुत आप समझ सकते हैं कि IIT का क्या क्रेज़ है दुनिया में, देश में, या आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में उनका चयन हो गया था तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और वो भी डॉक्टर में सिविल डॉक्टर के लिए भी उनका चयन हो गया था राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के लिए। मैंने एडमिशन भी करा दिया था। तो हमारे पास ये अवसर था, थोड़ा पानी पीने, हमारे पास ये अवसर था कि वो क्या करें, और हम लोगों ने उनसे कहा कि बेटा देखो, बेहतर ये है कि तुम डॉक्टरी का पेशा अडॉप्ट करो कि जब सुपर स्पेशलिस्ट बनोगे और रिटायर होने के बाद भी कभी आओगे तो गांव के उस गरीब जनता को एक दिन अगर तुम देख लीजिए जो इस सुविधा से वंचित रहते हैं, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। और वो एक बार भी हमारे इस निर्णय को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और जैसा कि स्मृति कहती हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, तो निश्चित रूप से वो 1 महीने से वहाँ पढ़ रहे थे और उनकी आंखें चार हुई होंगी। वो जैसा कह रही, पहले दिन हम एक दूसरे को मिल गए थे, तो 1 महीना जाने के बाद जब मैं निर्णय लिया कि आप डॉक्टर बनिए और सेना में डॉक्टर बनिए, और उन्होंने अपने प्रेम को भी कुर्बान करते हुए और वो इंजीनियरिंग छोड़ करके वो डॉक्टर बनने चले गए। तो इस त्याग की भावना, उनकी माताजी ने एक बार कह दिया था शादी में कि मेरे बेटे का शेरवानी बहुत अच्छा लगता है, तो वो सूट नहीं पहने और पैक सूट वहाँ से गुरदासपुर से वापस आ गया। बहुत धूमधाम से शादी हो रही थी। तो ये त्याग करने की उनकी जो एक विरासत थी, मैं आज भी, जो व्यक्ति अपने पिता की इच्छा और अपने परिवार की इच्छा के लिए अपने प्रेम की भी बलि देने के लिए तैयार था और हंसते हंसते डॉक्टरी करने चला गया, ये बातें मैं आज सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल। दूसरा नम होने वाली बात भी है जब आप अपने बेटे को याद कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अंशुमान सिंह के बारे में हमको बताया, जाहिर तौर पर शहीद अंशुमान सिंह की माँ से उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था, लगाव माता पिता दोनों से किसी भी बेटे या बेटी का रहता है, लेकिन अंशुमान सिंह और उनकी माँ के बीच भी काफ़ी जुड़ाव रहा। हमने देखा जब अंशुमान सिंह की शहादत के बाद उनको सम्मान दिया गया, वहाँ भी उनकी आंखें कुछ भीगी हुई थी। अभी वो स्वस्थ हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि समाज में सारी माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, और लौकिक जगत का हर जीव जो पुत्र पैदा करता है, प्रसव पीड़ा की वेदना झेलने के बाद वो माँ और उस ममत्व के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन अंशुमान सिंह कुछ ऐसे थे कि पिछले 15 साल से वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खाए थे, अपने उनकी माँ नहीं खिलाए। स्मृति को पता होगा
शादी के बाद भी, शादी की टेबल पे भी और हमारे घर पे भी चाय तो वो पीते थे, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अगर वो माँ आंखों के सामने है तो कभी हाथ नहीं लगाया उन्होंने। और अंशुमान का जो व्यक्तित्व था इतना व्यापक था कि इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने 4 कुत्ते पाले। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में बीइंग ए कैडेट अपने पॉकेट मनी को काट करके वो एक कुत्ता पाले थे, स्ट्रीट डॉग था जिसका नाम था थैनोस। और उसका जब एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने पैसे से उसकी करीब 6,000 रुपये की दवा कराई थी और वो चल नहीं पाता था तो कोई स्पेशल शूज उसके लिए ख़रीदे थे और वो इन्हीं के रूम में रहता था। और अगर कभी पढ़ के आते थे और वो उस गद्दे पे सोया है इनके बिस्तर पे, जो रूम में इनका बेड था और नीचे वो उसका गद्दा लगा था, तो वो जगाते नहीं थे और उसी पे सोया ये थैनोस के बिस्तर पे सो जाते थे। कभी इनके दोस्तों से पूछ लीजिएगा, कभी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में इनका रूम था उसमें ताला नहीं लगाते थे, छुट्टी आते थे तब भी। उसके बाद इन्होंने 2 पप्पी खरीदे, एक लूसी नाम की है जिसका इन्होंने पासपोर्ट भी बनवाया हुआ है, हमारे पास अभी भी है उनकी धरोहर, और एक पीकू करके था, बीगल नस्ल का था, एक ही साथ ले आए थे। वो जब ये गए थे RMO बन के 8 गढ़वाल में तो अपने साथ ही ले गए थे। उसके बाद जब वो वहाँ से कहीं मिस हो गया तो इन्होंने एक वहाँ बिल्ली पाली। और जो भी डॉक्टर जाते थे और जो लोग बताते थे कि वो जिनको पालते थे, जब वो इनके पास से वो कुत्ता चला गया तो पकड़ करके अगल बगल के जितने भी वहाँ घूम रहे थे कुत्ते थे, उनको कहीं चोट लगी थी कहीं तो उनके ट्रीट करके इन्होंने ठीक कर दिया। तो ये इनके व्यक्तित्व का पहलू है जो शायद समाज के सामने नहीं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मन को और आत्मा को बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचाई और परेशान किया। आपने हमको वक्त दिया, हमसे बातचीत की और इतने संवेदनशील मुद्दे पर हमारी और आपकी बातचीत हुई। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।